Hello students, in the previous classes we have started the chemical bonding and the molecular structures. In the previous classes we have already discussed about the covalent bond formations. हम लोगों को पता था covalent bond का formation किस प्रकार से होता है. This is based on the octet rule जो हम लोगों ने last class में discuss कर चुके हैं. Today we are discussing about the limitations of octet rule. We have idea that what is the octet rule. There should be 8 electrons in the outermost cell, so that is called the valence rule and that is called the octet rule. उसको हम octet rule कहते हैं. So today we are discussing about the limitations of octet rule. Alright, so first is the incomplete octet of the central atoms. ऐसे कुछ central atoms होते हैं जिनके outermost cell के अंतर्गत number of electrons जो होते हैं वो more than 8 हो सकते हैं या फिर less than 8 हो सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि सारे molecules के लिए हमारा 8 जो है electrons should be होने चाहिए. कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका आउटर मोस्ट सेल के अंतर्गत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम होते हैं. तो फर्स्ट इज जैसे एग्जांपल के तौर पे हो सकता है LiCl. इफ वी टॉकिंग अबाउट LiCl, तो Li में आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है विच इज कनेक्टेड विद द Cl का आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट, तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो इट विल कंप्लीट दी Cl. यहाँ पे जो ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो Cl का तो कंप्लीट हो जाएगा बट लिथियम का कंप्लीट नहीं होगा. इन द सेकंड केस इफ वी टॉकिंग अबाउट द BeH2, ऑलराइट, तो इसमें क्या है, डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन तो विल बी कंप्लीट, इसमें डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन का कंप्लीट हो जाएगा बट बेरिलियम का इनकम्प्लीट रहता है. ऑलराइट, द थर्ड एग्जांपल इज BCl3 इन विच बोरॉन इज कनेक्टेड विद द 3Cl. तो Cl में क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl के तो आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होगा बिकॉज ऑफ इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल and the 1 electron is shared by the boron, so it will complete the octet of Cl, but central atoms which is boron which is not complete. So these are the examples which is in which the incomplete octet is obtained. तो यहाँ पे कुछ ऐसे examples हैं जिसमें हमारा octet complete नहीं होता है. The second example जिसके अंतर्गत हम कंसिडर कर सकते हैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें odd number of electrons पाए जाते हैं इनके आउटर मोस्ट सेल के अंतर्गत. एग्जाम्पल्स आज जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है, NO फॉर्म हो सकते हैं. इसमें देखा जाए तो ये नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स में 2 की शेयरिंग की वजह से ऑक्सीजन का तो हो रहा है बट ऑन द केस ऑफ द नाइट्रोजन पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा. ऑक्टेट कंप्लीट के साथ यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं. इन द नेक्स्ट केस वी आर टॉकिंग अबाउट द NO2. NO2 नेगेटिव में क्या होता है, इट हैज odd number of electrons. ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में odd number of electrons प्रेजेंट होते हैं NO2 के केस में. ऑलराइट, तो थर्ड वन इज द एक्सपेंडेड ऑक्टेट. एक्सपेंडेड ऑक्टेट फॉर्म में क्या होता है कि जैसे कि ऑक्टेट रूल में कहा गया है कि नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बट कुछ सम ऑफ द एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें हमारा नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा हो सकते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल एज अ PF5. Alright, the PF5 in the phosphorus has 10 electrons in the outermost cell, जिसके अंतर्गत phosphorus के अंतर्गत outermost cell में कितने number of electrons होते हैं, 10 electrons होते हैं. अगर बात की जाए SF6, this is the second example. SF6 के अंतर्गत number of electrons जो होते हैं there is 12 electrons in the outermost cell. Alright, तो इसके अंदर outermost cell के अंतर्गत 6 electrons होते हैं in the form of H2SO4. H2SO4 के अंतर्गत जो सल्फर होता है उसके अंतर्गत 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बिकॉज अगर इसकी बात की जाए कि ये हमारा 6 ग्रुप में आता है OS3, तो सल्फर इज हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल. इसके अंदर 6 आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो शेयरिंग ऑफ 2 होती है यहाँ से, तो इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल. इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल. तो यहाँ पे ये बेसिक प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि ये ऑक्टेट रूल्स जो है वो फॉलो अप नहीं कंसीडर करते, तो ये हमारी लिमिटेशंस के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं. बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि ऑक्टेट रूल जो है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स तक तो अच्छा चलता है. सेकंड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है बट इन द केस ऑफ जैसे हम थर्ड पीरियड्स में आते हैं तो थर्ड पीरियड्स में उसमें क्या हो जाता है, हमारे नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स का
फॉलो अप कंसिडर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एट द थर्ड पीरियड के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती है, ये हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो अप नहीं हो पाता। द बेसिक रीजन ऑफ डू नॉट फॉलो द ऑक्टेट इन द थर्ड पीरियड इज दैट कि इन द थर्ड पीरियड इट विल बी स्टार्ट द डी ऑर्बिटल्स, तो इसके अंतर्गत हमारा डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से यहाँ हमको पूरा स्पेस मिलता है टू इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी में पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो वो प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से यहाँ पे हमारा ऑक्टेट जो रूल है वो फॉलो अप नहीं हो पाता, ठीक है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल, जिसके अंतर्गत द इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो सकता है। ये हमने जो लिमिटेशन से क्लासीफाइड किए 3 भागों में। इनकम्प्लीट हो सकता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, उससे इनकम्प्लीट रहते हैं, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इन द सेकंड वन इज आउटर मोस्ट शेल के अंतर्गत ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए जा सकते हैं, जैसे इसके पीछे नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स के। फिर द थर्ड फॉर्म इज एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट में हमारा SF6, PCl5 और S2SO4 कंसीडर किए जाते हैं। ऑलराइट, बिसाइड्स ऑफ दिस सम ऑफ द अदर लिमिटेशंस दैट कि नोबल गैस जो हैं वो हमारे इनर्ट गैसेस की फॉर्म में कंसीडर की जाती हैं। तो इनर्ट गैसेस का मतलब ये है कि दे विल नॉट फॉर्म द मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्म नहीं करना चाहिए। बट क्या होता है, सम ऑफ द इनर्ट गैसेस फॉर्म मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो हियर इज XeF2, Xenon F2, Krypton F2, XeOF2। तो ये इनर्ट गैसेस भी हैं जो हमारा लिमिटेशंस एज ए ऑक्टेट रूल की फॉर्म में लेके चलते हैं। द सेकंड वन इज नॉट फॉर द शेप, ऑक्टेट रूल डज नॉट हेल्प टू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना। उसके आधार पे आप ऑक्टेट रूल के आधार पे किसी भी मॉलिक्यूल्स की शेप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो दिस इज द another drawback, another limitations of so this is another limitation of the octet rule, and also that it is not able to explain the relative stability and the energy। आप किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को और एनर्जी को आप बाय द ऑक्टेट रूल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट bonds, right? आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। whenever a metals lose an electrons, जब एक कोई मेटल होता है इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा, when an metal get the electrons, है ना। तो हमारा मेटल जब है नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके अंतर्गत मेटल जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो उसके दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी आयनिक बॉन्ड। तो एग्जांपल की फॉर्म में हम ले सकते हैं Na को। Na के अंतर्गत Na से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Na विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म द Na+ आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, तो इसके लिए एनर्जी कुछ हमारी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑलराइट, इन द केस ऑफ Cl विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, Cl एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इट विल कन्वर्ट इनटू द Cl negative, so that will be energy in negative. Alright, this is terms as whenever the electrons is removed from the outermost shell। जब हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी हम फॉर्म बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट इज कंसिडर्ड एज अ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऑलराइट, in this form the whenever we add the electron in the outermost shell, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑलराइट, दिस वैल्यू विल बी इन नेगेटिव एंड दिस वैल्यू विल बी इन पॉजिटिव। ऑलराइट, so this process is exothermic and this could be exothermic and endothermic। ये हमारा प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो इन दिस फॉर्म द मेटल आयन इज कनेक्टेड विद द नॉन मेटल आयंस, जो हमारा एड अप होता है बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट विल फॉर्म दैट आयनिक बॉन्ड। तो वो क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो Na+ और Cl नेगेटिव मिलके NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। देन अदर एग्जांपल्स विल कंसीडर एज CaF2। CaF2, in this CaF2 it's come into the second group में +2 होता है, तो Ca क्या करेगा,
एफ के 2 मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिसकी वजह से Ca विल लूज द 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो Ca क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, तो इट इज द 2 फॉर्म्स है ना। आयनिक बॉन्ड्स के अंतर्गत फॉर्मेशन के लिए 2 फॉर्म्स क्रिएट होती है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द कैटायन फॉर्म, ये कैटायन फॉर्म होती है। द सेकंड वन इज एनायन फॉर्म, नेगेटिव है, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमारा कैटायन की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए देयर इज अ नीड ऑफ वन कैटायन, एक मेटल होगा, देयर विल बी अ मेटल, और द सेकंड वन इज नॉन मेटल, एक हमारा मेटल होगा और सेकंड वन जो होगा नॉन मेटल होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, देयर इज वन एक्सेप्शन कि जो हमारा अमोनियम है NH4 है ना, बोथ आर नॉन मेटल, ये हमारे दोनों नॉन मेटल्स होते हैं और इनके बीच में फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड का होता है। ठीक है, तो अमोनियम को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा मेटल और नॉन मेटल्स के अंतर्गत। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बेसिकली होते क्या है, जब हमारा पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, मतलब कैटायन और एनायंस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। आयनिक बॉन्ड जनरली जो होते हैं वो हमारा क्रिस्टल्स फॉर्मेशंस करते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्मेशंस। आयनिक बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स के अपेक्षा काफी ज्यादा हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से क्रिस्टल्स फॉर्मेशंस करते हैं। क्रिस्टल फॉर्मेशन मतलब इट हैज अ 3D स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर 3D होता है। अगर फॉर एग्जांपल इसको कंसीडर किए हैं NaCl का, तो NaCl का हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे दिस इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। इसको बीच में से काटेंगे, इसको बीच में से, इसको बीच में से एंड इसको बीच में से। ऑलराइट, तो यहाँ से ये और एक यहाँ से कटेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर ये इसको कनेक्ट करेगा, ये इसको कनेक्ट करेगा, ये। ऑलराइट, और ये फ्रंट बैक लाइन का ये कटा, यहाँ कटा, यहाँ कटा, ये यहाँ कटेगा, ये यहाँ कटेगा, ये यहाँ कटेगा और ये यहाँ कटेगा। ठीक है, तो दिस इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ NaCl, जिससे हर एक पॉइंट पे अल्टरनेटिव पोजीशंस पर, हर एक अल्टरनेटिव पोजीशंस पे एक Na होगा और एक Cl होगा। यहाँ पर अगर Na है तो यहाँ Cl होगा, फिर यहाँ पे Na होगा, यहाँ Na है तो यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे Na होगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ NaCl। NaCl जो है वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ड्यू टू द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इट हैज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन की वजह से इट हैज द 3D स्ट्रक्चर्स। तो 3D स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसकी बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जीज की फॉर्म में लेके चलें, तो एनर्जीज की फॉर्म में इसमें हमारा ये आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, दैट विल बी द पॉजिटिव वैल्यूज, और Cl विल बी द नेगेटिव वैल्यूज, जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी दैट विल बी नेगेटिव। अगर दोनों की वैल्यूज को हम सॉल्व करें किसी को बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, तो दोनों की वैल्यूज जो होगी, तो नेगेटिव वैल्यूज जो होगी हमेशा नेगेटिव होगी, मतलब लेस होगी एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें उसकी एनर्जी जो होती है दैट विल मैटर। तो इसके बॉन्ड के फॉर्मेशन में अगर हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड वैल्यू जो आएगी दैट विल बी पॉजिटिव। तो हमें किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे वैल्यू जो निकलती है दैट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल के अलावा कोई पॉइंट आता है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के लिए दैट विल बी मैटर ऑन एनर्जी, वो एनर्जी पे डिपेंड करेगा, और एनर्जी इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी, that is considered as a lattice energy. To form ionic bonds, उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट फॉर्म इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी, वो हमारी लैटिस एनर्जी की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी निकलेगी है ना, तो दैट इज वाई हमारा क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, वो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या होगी, एनर्जी विल बी रिलीज, उसमें हमारी एनर्जी रिलीज की जाती है। तो यहाँ पे एक फैक्टर्स निकलता है कि आयनिक बॉन्ड, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जरूरी नहीं है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो, है ना, उसके लिए जरूरी होती है हमें उसकी लैटिस एनर्जी की। ऑलराइट, तो लैटिस एनर्जी एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, है ना, अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर्स। ऑलराइट, द बॉन्ड पैरामीटर्स को इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस बॉन्ड पैरामीटर्स।